हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा सिद्धांत के बारे में, यानी कि एसी थ्योरी के बारे में। जो एसी थ्योरी की जो थ्योरी क्लासेस है ना, वो हम सभी ने कंप्लीट कर लिया है। क्या टोटल कितने पार्ट बने थे उसके? एसी थ्योरी के टोटल 10 पार्ट बने हुए हैं। कितने? 10 पार्ट। और जो कल भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, क्या किए थे? न्यूमेरिकल। अपनी पिछली क्लास में कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज भी हम कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल होंगे और कुछ थ्योरी बेसिस क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, शायद आज ये हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है इसी थ्योरी की। कल से हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज जो है हम इसी थ्योरी का लास्ट क्लासेस करने वाले हैं। बस एक क्लास और आएगी, उसमें मैं आप सभी को दोबारा से सभी फॉर्मूले बताऊंगा कि हमने जो एसी थ्योरी क्लासेस में कितने फॉर्मूले पढ़े। वो एक छोटी सी क्लास रहने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। आज शाम तक वो जो है क्लास आ जाएगी। कल से हम जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में मैंने आप सभी को सब कुछ बता दिया है। जितना भी एग्जाम की दृष्टि से ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारा मैंने आप सभी को थ्योरी क्लासेस में करा दिया है। जो क्वेश्चन सर है, ये आपका काम है इनकी जो प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी आपको दोबारा से फिर से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद आप सभी साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स ही आगे आपके काम आने वाले हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो तब आपके नोट्स जो है आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होते हैं, ठीक है। इसलिए साथ के साथ ही अपने नोट्स बनाते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल करेंगे आज भी कुछ। कल भी हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे, आज फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल और कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नोट इन अ सीरीज आरएलसी सर्किट विद आर 1 ओम, एल इज 1 हेनरी एंड सी इज 1/4 फैराड। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है ये कह रहा है कि आरएलसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति का मान क्या होगा, यानी कि ओमेगा का मान पूछ रहा है। अनुनाद आवृत्ति में ओमेगा का मान क्या होगा यदि आर का मान दे दिया 1 ओम, एल का मान दे दिया 1 हेनरी और सी का मान दे दिया 1/4 फैराड। आप सभी को ओमेगा का फॉर्मूला पता हो गया। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा नोट इज इक्वल टू 1/√L इंटू सी। ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। अब क्या करना है, हमें एल का मान भी दिया हुआ है और कैपेसिटर का भी मान दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में रख दीजिए मान। ओमेगा नोट बराबर 1/में एल का मान कितना दिया हुआ है? एल का मान दिया हुआ है 1 हेनरी, 1 हेनरी गुणा में सी का मान दिया हुआ है 1/4 फैराड, 1/4 फैराड। अब क्या है, जो √4 है, ये √4 ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? ओमेगा नोट इज इक्वल टू √4। नीचे क्या बच गया? नीचे कुछ नहीं बचा, 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब √4 का मान क्या होता है? √4 का मान होता है 2। ओमेगा नोट का मान कितना आ गया यहाँ से? 2। अब 2 हर्ट्ज है या फिर रेडियन प्रति सेकंड है, आपको ये बताना है। देखो सवाल में पूछा है अनुनाद आवृत्ति पर ओमेगा नोट का मान क्या होगा। ओमेगा की इकाई आप सभी को पता है। ओमेगा की इकाई क्या होता है? रेडियन प्रति सेकंड। हर्ट्ज किसकी होती है? हर्ट्ज होती है फ्रीक्वेंसी की। लेकिन सवाल में पूछा है ओमेगा का मान। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है। इसका मान क्या होता है? इसकी इकाई क्या होती है? रेडियन प्रति सेकंड। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो ये रेडियन प्रति सेकंड कैसे होती है इसकी इकाई, ये भी मैंने आपको अपनी थ्योरी क्लासेस में बताया हुआ है। देखिए ओमेगा का मान होता है 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई एफ होता है। अब ओमेगा एफ का उल्टा क्या होता है? 1/T होता है कि नहीं? किसका? ये है उल्टा एफ का। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 1/T। अब एफ की जगह 1/T रख दीजिए, 2 पाई इंटू 1/T। अब पाई को हम रेडियन कह सकते हैं। रेडियन टाइम को हम सेकंड से डिनोट करते हैं, इसलिए इसकी इकाई बन गई यहाँ से रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड इकाई बन गई किसकी? ओमेगा की। ठीक है दोस्तों, कितना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक प्रेरकीय कुंडली का मान 0.2 हेनरी है जो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से जुड़ा है। प्रेरकीय प्रतिघात तथा आरएमएस धारा क्या होगी? किसका मान पूछ लिया? आरएमएस का मान पूछा है इन्होंने, और प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान पूछा है। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस को निकालते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस का आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। सवाल में फ्रीक्वेंसी का मान भी दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है।
और एल का मान भी दिया हुआ है 0.2 हेनरी। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दीजिए एक्स एल इज इक्वल टू 2 गुणा फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है 22/7। इसका फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ पाई का मान क्या होता है 22/7। फ्रीक्वेंसी का मान दिया हुआ है 50 हर्ट्ज और एल का मान कितना दिया हुआ है, एल का मान दिया हुआ है 0.2 हेनरी। अब पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा। अब एक जीरो से तो ये जीरो चली गई। अब इनको गुणा कर दीजिए 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऊपर क्या बन गया 20 गुणा 22/7 ये बन गया ना ऊपर। अब 22 दूनी 44 हो गया, यानी कि कितना बन गया 440 440/7 440/7 बन गया। अब 7 को काटेंगे इससे कितना बनेगा 7 छिके 42 2 0 7 दूनी 14, यानी कि 62 पॉइंट कुछ बनेगा। कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, केवल ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 62.83 ओम है। कितना है 62.83 ओम। यहाँ किसका मान आ गया, ये आ गया एक्सएल का मान। किसका मान निकाला हमने निकाला पहले एक्सएल का मान निकाला है। अब इसमें सवाल में इन्होंने पूछा हुआ है IRMS का मान भी निकालने के लिए कहा है। किसका मान IRMS का मान क्या होता है V/R होता है। I का मान क्या होता है V/R। अब R तो इसमें वैसा दिया नहीं हुआ, इसमें R क्या काम करेगा, प्रेरक के प्रतिघात को R मानेंगे, इसलिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ से V/XL V/XL, क्योंकि ये प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो वोल्टेज दी हुई है ना, एक बात आप ध्यान से सुन लो, जब भी सवाल में वोल्टेज या करंट का मान दिया होगा और उसमें ये नहीं बताया हो कि ये 200 वोल्ट है, ये मैक्सिमम वोल्टेज है या फिर RMS वोल्टेज है, तो हमेशा उस सवाल में ना हम ये 200 वोल्ट जो है RMS वोल्टेज ही मानेंगे, चाहे ये करंट का मान होता चाहे यहाँ पर वोल्टेज का मान होता। अगर ये श्योर नहीं कर रखा उन्होंने सवाल में कि ये मैक्सिमम वोल्टेज है या फिर RMS वोल्टेज है, तो हम इसको RMS वोल्टेज मानते हैं, ना कि मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है ना। तो IRMS फॉर्मूला रख दें 200 ऊपर आ गया, नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 62.83, क्योंकि अभी हमने निकाला है ये किसका नाम मान कैपेसिटिव, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस का 62.8। अब ये इसको काटेंगे ना, लगभग ये कितना आएगा 3.18 एम्पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3.18 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, ये इतना समझ आ गया होगा। एक्सएल का मान 2πfl से निकाल दिया और IRMS का मान V/XL से निकाल दिया। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई, जब भी सवाल में वोल्टेज या करंट का मान दिया हो और ये ना शो कर रखा हो कि वो मैक्सिमम वोल्टेज है, तो हम उसको RMS वोल्टेज ही मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, आ सीरीज रेजोनेंट सर्किट हैज R बराबर 2 ओम, L 1 ओम, L क्या है 1 मिली हेनरी, C है 0.1 माइक्रोफेरड। द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, किसका मान पूछ रहे हैं यहाँ पर, क्वालिटी फैक्टर का मान। क्वालिटी फैक्टर मैंने आप सभी को बताया हुआ है, गुणवत्ता क्या होता है, गुणवत्ता कारक होता है। ठीक है ना। उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1/R √L/C। ये फॉर्मूला मैंने आपको कब यूज करने के लिए कहा था, ये कहा था सीरीज सर्किट के अंदर। कब, सीरीज सर्किट। और इसमें इन्होंने सीरीज सर्किट का ही जिक्र किया हुआ है, इन्होंने सीरीज सर्किट के अंदर ही पूछा हुआ है। अगर ये बात करता है यहाँ पर पैरेलल सर्किट की, तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते, हमने पढ़ा हुआ है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला किसके अंदर, पैरेलल सर्किट के अंदर, वो बनेगा R √C/L। ये फॉर्मूला कब बनेगा, ये तब बनेगा जब ये अगर पैरेलल की बात कर रहा होता, लेकिन इसने यहाँ पर पैरेलल की बात नहीं करी, यहाँ पर इसने सीरीज सर्किट की बात करी है, इसलिए हम जो है ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। 1/R, R का मान कितना दे रखा हुआ है 2 ओम दिया हुआ है, √L का मान कितना दिया हुआ है 1 मिली हेनरी। 1 मिली को हम कहते हैं 10⁻³ ठीक है। नीचे C है, कैपेसिटर का मान कितना दिया हुआ है 0.1 गुणा माइक्रो क्या कहते हैं 10⁻⁻6 कहते हैं। ठीक है। अब जो है इस 6 से ये -3 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 1/2 √ ऊपर तो कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा 0.1
और ये 10 की पावर -3 बच गया नीचे। क्या बच गया? 10 की पावर -3। ठीक है, अब जो ये 10 की पावर -3 है ये ऊपर जाके प्लस में हो जाएगी। कल भी मैंने आपको ये बताया था, क्या है, जब भी जो कोई माइनस में पावर होती है वो ऊपर जाके प्लस में हो जाती है। 10 की पावर 3 जो है ये प्लस में बन गया। नीचे क्या रह गया? नीचे रह गया 0.1। अब ये पॉइंट हटेगा, ऊपर एक 10 लग जाएगा। ठीक है ना, ऊपर एक 10 बन जाएगा। अब क्या है, अब इसको 10 की पावर कितनी बन गई है? 10 की पावर 3 तो पहले ही थी नीचे तो ऊपर। ठीक है, अब ये 10 एक और आ गया, 1/2 अंडर रूट ऑफ क्या बन गया ऊपर? 10 की पावर 4 और नीचे कुछ नहीं बना बचा। ठीक है ना, अब 10 की पावर 4 अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 4 क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 10 की पावर होता है 10 की पावर 2। क्या होता है? 10 की पावर 2। इसलिए ऊपर कितना बन गया? ऊपर बन गया 100। ऊपर 100 बन गया, 2 से काटेंगे 50 बार। यहां से कितना मान आ गया? यहां से क्वालिटी फैक्टर का मान आ गया 50। कितना आ गया क्वालिटी फैक्टर का मान? 50। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला हम सभी को पता है, 1/r अंडर रूट ऑफ l/c। यहाँ पर l का मान रख दिया 1 गुणा मिली है। मिली को हम 10 की पावर -3 कहते हैं, इसलिए 10 की पावर -3। नीचे रख दिया कैपेसिटर का मान। कैपेसिटर का मान कितना? 0.1 माइक्रो फैराड। 0.1 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रो को हम सबको पता है, माइक्रो को हम 10 की पावर -6 भी कह सकते हैं। अब जो है हमने 10 की पावर -3 को काट दिया -6 से, नीचे बच गया 10 की पावर -3। अब आगे अगले स्टेप में क्या किया हमने? ये जो माइनस वाला है ये उसको ऊपर ले गए, ऊपर जाके प्लस में बन गई इसकी पावर 10 की पावर 3। जो नीचे 0.1 था उसका पॉइंट हटा के हमने ऊपर 10 लगा दिया। ऊपर बन गई 10 की पावर 4 और बार था 1/2। अंडर रूट ऑफ 10 की पावर 4 होता है 10 की पावर 2। 10 की पावर को हमने 100 लिख दिया और 2 से काटा तो 50 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीचे दिया गया तरंग रूप संकेत करता है। क्या है? देखो यहाँ पर एक वेव फॉर्म दिखाई दे रही है। वीडियो में शायद सही दिखाई ना दे रही हो, मैं बना देता हूँ इसको वेव फॉर्म को। एक मिनट। ये वेव फॉर्म इसमें बनी हुई है। ठीक है ना, ये तो जो लाल वाली है ये दर्शा रही है आई को, और ये जो है ये दर्शा रही है वोल्टेज को। ठीक है ना, यहाँ पर ये 0 डिग्री के एंगल से स्टार्ट हुई और जो ये करंट है, करंट π/2 से π/2 से स्टार्ट हुई। ठीक है ना, अब सवाल में पूछ रहा है ये जो ये वोल्टेज है ये लैग्स बाय आई, वोल्टेज लैग कर रही है आई से पाई की डिग्री के एंगल से, या फिर वोल्टेज लीड कर रही है आई से पाई डिग्री के एंगल से, या फिर वोल्टेज लैग्स कर रही है आई से π/2 एंगल के से, या फिर वोल्टेज जो है लीड कर रही है आई से π/2 एंगल से। अब बताइए इस वेव फॉर्म से आपको क्या पता लग रहा है? ये वेव फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई हुई है। ठीक है ना, देखिए क्या बताया था मैंने आपको? वोल्टेज तो है जो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, किससे? वोल्टेज जो है इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। ये पॉइंट कितना है? 0। लेकिन जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम मान पर पहुंच गई, कब? यहाँ पर वोल्टेज जब अपने मैक्सिमम मान पर पहुंची, करंट उस टाइम जो है 0 डिग्री के एंगल पर था। कितने पे? 0 डिग्री के एंगल पर। ये देखिए, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या समझे कि जो वोल्टेज है ये करंट से आगे चल रही है। क्या? वोल्टेज जो है करंट से आगे चल रही है। इस वेवफॉर्म से हम ये समझे। तो ऑप्शन क्या है? वोल्टेज लैग्स नहीं, ये तो ऑप्शन पहला ही गलत हो गया। और सी के क्या है? वोल्टेज लैग्स। इसलिए ए और सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज लैग नहीं कर रही, वोल्टेज लीड कर रही है। किससे? करंट से। अब कितने डिग्री के एंगल से कर रही है ये देखना है। क्या वो पाई डिग्री के एंगल से कर रही है? पाई का मतलब क्या है? 180 डिग्री। क्या वो 180 डिग्री के एंगल से लैग कर रही है, लीड कर रही है? नहीं। अगर वो 180 डिग्री के एंगल से लीड करती तो उसकी वेव फॉर्म कुछ अलग बनती। कैसे बनती उसकी वेव फॉर्म? उसकी वेव फॉर्म जो है ऐसे बनती, ये बन गया, ऐसे बनती। ठीक है ना, किसकी? अगर वो पाई डिग्री की यानी कि 180 डिग्री के एंगल से अगर उसको लीड कर रही होती तो इसको हम कहते हैं वोल्टेज और इसको हम कहते हैं करंट।
और यहाँ पर ये 180 डिग्री के एंगल से लीड कर रही है वोल्टेज, ठीक है ना। लेकिन वेव फॉर्म दी हुई है ये वाली इसमें आप सभी को क्या दिख रहा है, इसमें जो है पाई बटे दो के एंगल से लीड कर रही है वोल्टेज। किससे? पाई/2 के एंगल से, ठीक है ना। इसलिए इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वोल्टेज इसमें लीड कर रही है पाई/2 एंगल से। और इसमें एक और बन सकती है, देखिए दिखाता हूं बना के। अगर वेव फॉर्म बन रही होती ऐसे बन रही होती, ये जो है ये वोल्टेज होती और ये करंट होती। अब इस यहाँ पर ये है पाई/2 एंगल और यहाँ पर जो है ये मैक्सिमम मान है करंट का, ठीक है। ये वोल्टेज का मैक्सिमम मान है। अब आप ये बताइए इसमें क्या कंडीशन बन सकती है, वोल्टेज लीड कर रही है या फिर करंट लीड कर रही है। देखिए इसमें जब ना वोल्टेज अपने 0 मान पर थी, क्या वोल्टेज जब है 0 डिग्री के एंगल पर थी, उस टाइम जो है करंट अपने मैक्सिमम मान पर था। क्या? करंट अपने मैक्सिमम मान पर था। कब? जब वोल्टेज जो है अपने 0 डिग्री के एंगल पर थी। तो इस वेव फॉर्म से हम ये समझते हैं कि यहाँ पर आई लीड कर रही है। क्या? आई जो है लीड्स टू वी, आई जो है लीड कर रही है वी से। क्यों? क्योंकि वोल्टेज जब 0 डिग्री के एंगल पर था, करंट उस टाइम अपने मैक्सिमम मान पर था, ठीक है ना। यहाँ से आई लीड कर रही है, ठीक है। इस सवाल में जो वोल्टेज लीड कर रही थी। समझ आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर 20 साइन 157t द्वारा दिया गया है। प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति क्या होगी? किसका मान पूछ लिया इन्होंने? फ्रीक्वेंसी का मान। अगर आपको ये ना पता चले कि सवाल में क्या पूछ रहा है, आप ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन में जो उनके पीछे यूनिट लगी होगी उससे भी आप पता कर सकते हैं। जैसे एच जेड किसकी आवृत्ति, किसकी यूनिट होती है? आवृत्ति की। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में आवृत्ति के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। अब क्या है फ्रीक्वेंसी का, इसमें वी टी का मान क्या दे दिया? वी का वोल्टेज का मान दे दिया 20 साइन ओमेगा टी। वी का मान क्या दे दिया? 20 साइन ओमेगा टी। अब इन्होंने पूछ लिया फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फ्रीक्वेंसी, अब ओमेगा का मान कितना दिया इन्होंने? ओमेगा का मान, एक मिनट, ओमेगा का मान दे दिया इन्होंने 157, ठीक है ना। ओमेगा का मान ओमेगा होता है 2πf, सभी को पता है। अब 2πf का मान दे दिया इन्होंने 157। अब 2πf जो है इधर नीचे चला जाएगा, f इधर बच जाएगा। f के नीचे क्या f के सामने क्या बन जाएगा? 157 बटा में 2π नीचे आ गया, पाई का मान रख दीजिए 22/7 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब क्या बन गया ऊपर? ऊपर बन गया 7×7=49, 7×5=35 और 4=39, 3 7 एकम 7 3 10, 1099 बटा में 22×2=44। क्या बन गया? 22×2=44। अब जब हम इसे काटेंगे 44 से जो है 1099 को काटेंगे तो 24 पॉइंट लगभग कुछ 24.9 के समथिंग कुछ बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 24.9 के समथिंग कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? 25 हर्ट्ज। जब भी ना अगर पूरा जो है सोल्व ना हो सवाल, मान लो पूरे अक्षर में नहीं आ रहा हो, पॉइंटों में आ रहा हो, तो जो उस पॉइंट के नज़दीक जो सा भी अक्षर ऑप्शन आपको दिखे ना, वही आप उसका आंसर कर देना। जैसे यहाँ पर 24.9 के आसपास बनेगा, तो इसके सबसे नज़दीक आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 25 हर्ट्ज दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ज्यावक्रीय तरंग जिसका अधिकतम मान तो 20 वोल्ट है, 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा? क्या पूछ लिया इन्होंने? 30 डिग्री पर वोल्टेज का मान पूछ लिया इन्होंने, यानी कि वी टी का मान पूछ लिया। किसका? वी टी का, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का। मैंने आप सभी को बताया वी टी को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। और ये 20 वोल्ट क्या है? मैक्सिमम मान है। 20 वोल्ट अधिकतम मान है। 20 साइन ओमेगा, यानी कि 30 डिग्री पर पूछा इन्होंने। किस पर? 30 डिग्री पर। फिलहाल यहाँ पर ओमेगा ही रख देते हैं, साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी। अब क्या है, वी टी का मान इन्होंने हमसे पूछा हुआ है
और 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा। अब देखिए v इंटू टी 20 साइन ओमेगा, ओमेगा का मान कितना दिया इन्होंने 30 डिग्री। अब साइन 30 का मान क्या होता है ये बता दीजिए, साइन 30 का मान क्या होता है। आप सभी ने 10th क्लास में जो टेबल पढ़ी है ना, उसी टेबल के हिसाब से बताइए, जो आपने टेबल पढ़ी है उस टेबल में साइन 30 का मान जो है 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। 2 से काटेंगे 10 बार, यहाँ वी टी का मान क्या हो गया, वी टी का मान आ गया 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। इसलिए इसमें इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। बिल्कुल आसान सवाल है और इसी लेवल के सवाल आते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए आपको सवाल में करना क्या है, ठीक है ना। वरना बहुत ही आसान सवाल आते हैं इसमें, इलेक्ट्रिशियन कोई ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं है, सिलेबस भी बिल्कुल नॉर्मली आता है। क्या पूछा इन्होंने पूछा बस 30 डिग्री पर इसका मान क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान पूछ लिया इन्होंने, ठीक है। वो 60 डिग्री पर भी पूछ सकता था, बस आपको क्या पता होना चाहिए साइन 60 का मान कितना होता है। 90 पर पूछता तो 90 पर तो आपको पता ही है अधिकतम मान ही होता है, साइन 90 पर अधिकतम मान होता है, तो उसमें 20 वोल्ट ही बन जाता है। क्यों, क्योंकि अगर आप साइन 90 का मान रखोगे, साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है टेबल के हिसाब से। अब जो है 20 में अगर 1 को गुणा करेंगे तो 20 ही आएगा। तो आप सभी को पता है साइन 90 पर तो अधिकतम मान होता है। अगर साइन 60 पे पूछ ले तो साइन 60 का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अभी इन्होंने पूछा है साइन 30 का, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2 रख देंगे, ठीक है ना। कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक परिवर्तनशील विभव का 100 वोल्ट के शिखर मान के साथ आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। कितना है, शिखर मान कितना है 100 वोल्ट है, और 100 वोल्ट पर उसकी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज है। शून्य मान के कितने सेकंड बाद, क्या कहता है शून्य मान के कितने सेकंड के बाद विभव 50 वोल्ट का मान प्राप्त करेगा। किसका मान पूछ लिया इन्होंने, टाइम का मान पूछ लिया। अब की बार किसका, टाइम का मान पूछ लिया इन्होंने। कोई नहीं, निकालेंगे इस सवाल को भी, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखना है कि सवाल में करना क्या है। वोल्टेज का मान कितना दिया है 100, यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज का। आप सभी को पता है वी टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी होता है। वी एम का मान कितना दिया है इन्होंने 100 वोल्ट, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी ये होता है। अब ये 50 वोल्ट किस चीज का मान दिया इन्होंने ये बताओ। मैंने आप सभी को बताया था किसी भी समय वोल्टेज का मान या फिर करंट का मान क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस मान कहलाता है किसी भी समय। तो उसको वीटी का मान इन्होंने दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, जो 50 इन्होंने सवाल में दिया हुआ है, ये जो है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान दिया हुआ है इन्होंने, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये किसी भी समय कह रहा है, किसी भी समय वोल्टेज का मान कब होगा 50 वोल्ट, ठीक है ना, ये निकालना में, ठीक है। अब ये 100 जो है इधर 50 के नीचे आ जाएगा, 50 के नीचे आ जाएगा, 50/100 बन जाएगा इधर, इक्वल टू इधर क्या बनेगा साइन ओमेगा टी बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया साइन ओमेगा टी। अब इसको काटेंगे क्या बन गया 1/2, 1/2 बराबर साइन ओमेगा टी। अब आप ये बताइए साइन 1/2 कब आता है, साइन की जो टेबल होती है उस टेबल में 1/2 मान कब आता है साइन में। अभी हमने पिछले ही सवाल में देखा है जो साइन 30 होता है, क्या होता है साइन 30 होता है। साइन 30 में 1/2 मान होता है कि नहीं होता टेबल के अंदर, बिल्कुल होता है। अब जो हम 1/2 की जगह हम साइन 30 भी रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं साइन 30, इधर है साइन ओमेगा टी। अब साइन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं एंगल के हिसाब से, जो पाई के रूप में लिखना चाहिए तो हम पाई के रूप में हम इसे लिख सकते हैं साइन π/6। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो 30 है एक पाई का छठा भाग होता है। क्या होता है, एक पाई कितने में होता है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का ये 30 कौन सा भाग है, छठा भाग है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हम इस साइन 30 को π/6 भी लिख सकते हैं। इधर है क्या साइन ओमेगा टी, साइन से काटेंगे साइन को, अब क्या है π/6 बराबर इधर क्या है ओमेगा, ओमेगा का मान रख दीजिए 2πf इंटू टी, तो पहले ही है इधर 2πf इंटू टी। अब पाई से कट गया पाई, अब ये जो 2 है इधर नीचे आके क्या गुणा हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया 1 में, क्योंकि पाई कट गया 1 में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 बराबर एफ इंटू टी बन गया। अब फ्रीक्वेंसी का मान कितना दिया हुआ है सवाल में, फ्रीक्वेंसी का मान जो है सवाल में दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। कितना दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। अब रख दीजिए 1/12 इज इक्वल टू 50 गुणा टी।
अब जो 50 है इधर नीचे आके गुणा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ना 50, तो कितना बन जाएगा 1, 12 पंजे 60 यानी कि 600, 1/600 टी का मान। लो भाई टी का मान आ गया 1/600 सेकंड, 1/600 सेकंड। क्या ऑप्शन में दिया हुआ 1/600 सेकंड, ये देखते हैं, बिल्कुल दिया, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी 1/600 सेकंड। सवाल थोड़ा लंबा हो सकता है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन सवाल जो है मुश्किल नहीं हो सकता, ठीक है ना। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मुश्किल कुछ भी नहीं लगेगा। सवाल बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है। अब आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो लंबी कैलकुलेशन से आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। सवाल में क्या किया है एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। 50 बराबर साइन ओमेगा टी, जो हमने इसको इस इक्वेशन में लिख लिया है, क्योंकि हमें सवाल पढ़ के पता चल गया इस इक्वेशन में ये सवाल बनेगा। अब क्या हमने ये जो 100 है ये 50 के नीचे रख दिया तो 1/2 बन गया साइन ओमेगा टी, इधर से क्या बन गया साइन ओमेगा टी बन गया। अब आगे क्या किया हमने 1/2 बन गया साइन ओमेगा टी। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम साइन 30 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन 30 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपने टेबल पढ़ी होगी 10th क्लास में, उसके हिसाब से। अब साइन 30 को हम पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया जो पाई का, एक पाई का मान होता है 180 डिग्री। अब जो 30 कौन सा भाग बनेगा पाई का, छठा भाग बनता है, 30/6 18 बन गया, ठीक है ना। साइन ओमेगा टी, साइन से साइन कट गया, पाई/6 में हमने रखा 2πf, पाई से कट गया पाई, 2 इधर नीचे आके गुणा हो गया, 2 6 12 बन गया, और फ्रीक्वेंसी का हमने मान रख दिया 50। अब 50 12 के साथ गुणा हो गया तो बन गया 12 पंजे 60, ठीक है। इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी 1/600 सेकंड, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, एक श्रृंखला परिपथ का अनुकंपन वक्र गति अनुकंपन वक्र गति एक आवृत्ति का आलेखन बनाम क्या है, किसके साथ बनाया जाता है। ये सवाल में एक बार सवाल इंग्लिश में भी पढ़ ले। अगर आपको ना हिंदी में समझना है कि हिंदी में क्या कहना चाहता है तो आप एक बार इंग्लिश में जरूर पढ़े। आ रिजोनेंस कर्व फॉर अ सीरीज सर्किट, किसके लिए, सीरीज सर्किट के लिए रेजोनेंस कर्व आप सभी को मैंने पढ़ाई हुई है रेजोनेंस कर्व, ठीक है ना। इज अ प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और किसके बीच में ये ग्राफ बनता है, ये कर्व जो है किस किस के बीच में बनती है। एक तो फ्रीक्वेंसी के बीच में बनती है, और दूसरा क्या वो करंट के साथ बनती है, क्या वो वोल्टेज के साथ बनती है, क्या वो इम्पीडेंस के साथ बनती है, या फिर रिएक्टेंस के साथ बनती है। याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये वो पढ़ाई थी, ग्राफ पढ़ाया था, किसके बीच में बना था ये, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में जो है ये ग्राफ बनाया था मैंने, जहाँ पर बीच में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान था। और बात कर रहा है सीरीज सर्किट की, सीरीज सर्किट में जो है एक ऐसे समझ सकते हैं कि उल्टा कप, क्या कप उल्टा करके रख दिया है किसके अंदर, सीरीज सर्किट के अंदर, ठीक है। ये किसके साथ बनता है, ये रेजोनेंस कर्व जो है किसके साथ बनती है, ये बनती है फ्रीक्वेंसी और करंट के साथ। यही ये सवाल में पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट के बीच में ये वेवफॉर्म बनती है, कर्व बनती है, ठीक है ना। ये सवाल था। यहाँ से इस सवाल से हम क्या समझे कि इसको हमने किस चीज़ का बनाया था, इसको कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, किसका, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कहते थे हम इसको। क्वालिटी फैक्टर भी हम से क्वालिटी फैक्टर भी समझे थे हम यहाँ से, ठीक है ना। अनुकंपन वक्र गति भी हम इसे हिंदी में कह सकते हैं, क्या, अनुकंपन वक्र गति भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दो ज्यावक्रीय तरंगे 90 डिग्री कला भिन्न है, क्या कहता है, जब दो ज्यावक्रीय तरंगे हैं, क्या है, दो साइनोसोडियल वेव्स हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो वो क्या वो एक का चरम मान है जबकि दूसरे का मान 0 है, क्या वो एक 0 पर है या एक मैक्सिमम पर है, या फिर एक ही समय में प्रत्येक का चरम मान है, यानी कि दोनों एक इस टाइम पर मैक्सिमम मान पर अपने, या फिर एक ही समय में प्रत्येक का न्यूनतम मान है, यानी कि दोनों का न्यूनतम मान है। 90 डिग्री का आप वेव फॉर्म बनाइए, कैसे बनी थी 90 डिग्री के एंगल की, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। क्या ये दोनों एक ही समय में अपने चरम मान पर जा रही है, नहीं। देखिए वोल्टेज जो है अपने चरम मान पर यहाँ पर चली गई, ठीक है, जबकि करंट तो यहाँ पर 0 डिग्री पर है। तो ऑप्शन नंबर बी तो गलत हो गया। एक ही समय में प्रत्येक का न्यूनतम मान है,
नहीं, वोल्टेज का जो न्यूनतम मान है यहाँ पर 0 पर है और करंट का जो न्यूनतम मान है वो अपने इस एरिया पर है, किस पर, π/2 90 डिग्री पर है। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है, एक का तो चरम मान है, एक तो अपने मैक्सिमम मान पर है, जबकि दूसरे का मान 0 है। बिल्कुल, देखिए 90 डिग्री का कला एंगल कहाँ पर है, यहाँ पर है। करंट तो अपने 0 डिग्री एंगल पर है, देखिए, जबकि दूसरे का मान 0 है, बिल्कुल 0 है। एक का चरम मान है, बिल्कुल, यहाँ पर वोल्टेज का जो है मैक्सिमम मान है, यहाँ पर क्या है, इस एंगल पर 90 डिग्री के एंगल पर वोल्टेज तो अपने चरम मान पर है और करंट अपने 0 मान पर है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर एल और सी युक्त, आर एल सी से युक्त परिपथ में विद्युत हानि केवल निम्न में हो सकती है। जो पावर लॉस है वो कौन से एलिमेंट में होता है या फिर कौन से अवयव में जो है पावर लॉस होता है? क्या वो रेजिस्टेंस में होता है, क्या वो इंडक्टर में होता है या फिर कैपेसिटर में होता है या फिर इन सभी में होता है? बताइए। आरएलसी मैंने आप सभी को पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, और मैंने उसके अंदर आपको क्या बताया था, जो इंडक्टर होता है और जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर जो पावर लॉस है कितना होता है, 0 या फिर 0 पावर लॉस होता है। मैंने इस चीज को आपको वेव फॉर्म बनाकर भी बताया था कि जो ये पावर लेते हैं, जो इंडक्टर और कैपेसिटर होता है, पॉजिटिव में तो अपनी पावर लेते हैं और नेगेटिव में पावर दे देते हैं, पॉजिटिव में पावर लेते हैं और फिर नेगेटिव में पावर ये दे देते हैं। मैंने आप सभी को ये वेव फॉर्म बना के समझाया था। लेकिन जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है पावर का लॉस करता है, किसके रूप में करता है, ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में, ऊष्मा के रूप में। ये भी सवाल आ सकता है एग्जाम में कि जो रेजिस्टेंस है वो किसके रूप में जो है ऊष्मा की खपत करता है। रेजिस्टेंस जो है ऊष्मा के रूप में जो है अपनी ऊर्जा खपत करता है, ठीक है ना। इसलिए जो एल और आर है उसके अंदर तो पावर की खपत हमेशा 0 होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव में पावर लेते हैं और नेगेटिव में पावर दे देते हैं। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आरएलसी युक्त परिपथ में विद्युत हानि केवल रेजिस्टेंस में हो सकती है। किसमें, रेजिस्टेंस में हो सकती है, ना तो इंडक्टर के अंदर होगी और ना ही कैपेसिटर के अंदर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रवेश्यता का काल्पनिक भाग क्या कहलाता है? प्रवेश्यता का, प्रवेश्यता को लिखते कैसे हैं, प्रवेश्यता को लिखते हैं y से। इसका जो फॉर्मेट है लिखने का वो क्या होता है, y बराबर g प्लस जे इंटू बी, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं हम प्रवेश्यता को, यानी कि एडमिटेंस को। अब मैंने आपको क्या बताया था जी, जो जे है, जे किस चीज को दर्शाता है, जे जो है काल्पनिक हिस्से को दर्शाता है। एक सर्किट के काल्पनिक भाग को कौन दर्शाता है, जे। या फिर ये एंगल के बारे में भी बताता है, ठीक है ना, कि पावर फैक्टर जो लीडिंग होगा या फिर लैगिंग होगा उसके बारे में कौन बताता है, हमें जे बताता है, ठीक है ना। और ये हमें काल्पनिक भाग के बारे में भी बताता है। इसलिए इन्होंने पूछा है प्रवेश्यता का काल्पनिक भाग कहलाता है। जे किसके साथ लगा हुआ है, बी के साथ। और बी किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, क्या वो रेजिस्टेंस को दर्शा रहा है, नहीं, रेजिस्टेंस को आर दर्शाता है। क्या रिएक्टेंस को दर्शा रहा है, नहीं, रिएक्टेंस को जो है एक्स दर्शाता है। क्या वो कंडक्टेंस को दर्शा रहा है, नहीं, कंडक्टेंस को तो जी दर्शाता है। अब ससेप्टेंस को दर्शा रहा है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बी है वो हमें ससेप्टेंस को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, ससेप्टेंस का मान। अगर सवाल में पूछ लेता कि जेड यानी कि प्रतिबाधा, प्रतिबाधा का काल्पनिक भाग क्या कहलाता है, हमें पता है, पर उसको प्रतिबाधा को क्या लिखते हैं, जेड से। जेड को कहते हैं आर प्लस जे इंटू एक्स, जे इंटू एक्स, यानी कि प्रतिबाधा के सर्किट में जो है काल्पनिक भाग कौन सा होता है, उसका आंसर होता है रिएक्टेंस। क्या होता है, रिएक्टेंस। ऑप्शन नंबर बी उस कंडीशन में जो है करेक्ट आंसर हो जाता, अगर ये प्रतिबाधा की बात पूछ रहा था। लेकिन इसने पूछा किसके बारे में है, एडमिटेंस यानी कि प्रवेश्यता, और प्रवेश्यता का काल्पनिक भाग ससेप्टेंस कहलाता है। ससेप्टेंस के अगर आप सभी ने थ्योरी जो है अच्छी तरीके से पढ़ी है और अच्छी प्रैक्टिस भी की है उसकी, पढ़ा, मेरे पढ़ाने के बाद भी आपने नोट्स बना के उसको पढ़ा है ना, तो आपको एक भी सवाल में विचलने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक भी सवाल में आप कंफ्यूज नहीं होगे। अगला सवाल क्या है, एक श्रेणी आरएलसी परिपथ में 100 हर्ट्ज पर अनुनादी है। 100 हर्ट्ज पर क्या है, अनुनादी आवृत्ति है। यदि धारिता को
4 गुणा कर दिया जाए तो अनुनादी आवृत्ति क्या होगी, बताइए भाई। यहाँ किससे रिलेटेड सवाल है, अनुनादी आवृत्ति से है। देखो एक बार तो है 100 हर्ट्ज अनुनादी आवृत्ति, लेकिन उसने किया क्या सवाल में, उसने सवाल में धारिता को 4 गुणा कर दिया। किसको, धारिता को 4 गुणा कर दिया। तो उसने पूछा फिर अनुनादी आवृत्ति कितनी हो जाएगी, बढ़ेगी या फिर घटेगी। आप सभी को पता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान होता है एफ आर बराबर 1/2 पाई √ऑफ LC। अगर हम धारिता को बढ़ाएंगे, क्या है, धारिता को बढ़ाएंगे तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कम होगा या नहीं होगा, ये बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल होगा। अगर हम कैपेसिटेंस का मान बढ़ा देते हैं तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मान कम हो जाएगा। अब पहले तो 100 हर्ट्ज थी, अब 100 हर्ट्ज से कम होगी या नहीं होगी। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस सवाल को। देखो ऑप्शन में 50 हर्ट्ज है, क्या ये 100 से कम है, बिल्कुल है। 100 हर्ट्ज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि उसने धारिता को बढ़ा दिया। 400 हर्ट्ज हो जाएगी, नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि धारिता को बढ़ाने पर तो आवृत्ति कम होती है ना कि बढ़ती है। 200 भी नहीं होगी क्योंकि ये भी 100 से ज्यादा है। तो ए और सी और डी तो गलत हो गया और बी हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वैसे हम इसे करके देख लेते हैं कि क्या होता है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर संबंध किसका पता है, केवल धारिता का। तो 2 पाई और एल को हम यहाँ से खत्म कर देंगे तो क्या बनेगा, एफ आर बराबर 1/√C, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपैरिजन हो रहा है किसका, कैपेसिटेंस का और फ्रीक्वेंसी का, √C है। अब क्या किया इसने, इसको 4 गुणा कर दिया, किसको, सी को। एफ आर बराबर 1/√4, ये बन गया √4 क्योंकि उसने कैपेसिटेंस को 4 गुणा किया है। अब √4 होता क्या है, √4 होता है 2। अब यहां से बन गया 1/2, यानी कि पहले की फ्रीक्वेंसी के आधा हो जाएगी। क्या है, जो नई आवृत्ति होगी ना, जो नई आवृत्ति होगी वो पहली आवृत्ति की आधी हो जाएगी। पहली आवृत्ति कितनी है, 100, पहली आवृत्ति कितनी है, 100। अब इसका जो आधा कर दो कितना बनेगा, 50 हर्ज बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 50 हर्ज। ठीक है, ये समझ आ गया हो आपको। क्या √4 कैसे आया, ये कैसे, जैसे हमने सी का मान रख दिया क्योंकि इसने कैपेसिटेंस को 4 गुणा किया है। क्या, कैपेसिटेंस को इसने 4 गुणा कर दिया है। ठीक है, अब √4 का मान क्या होता है, 2 होता है। अब ये क्या कहना चाहता है, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है पहले के मान की आधी हो जाएगी, जितनी पहले फ्रीक्वेंसी है उसकी आधी हो जाएगी, और 100 का आधा 50 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन से भी आप कर सकते थे इसे। अगला सवाल क्या है, 60% लैगिंग पावर फैक्टर का अर्थ है कि लोड इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है, या फिर इंडक्टर और कैपेसिटिव दोनों है, या फिर रजिस्टिव है। बताइए दोस्तों, क्या पूछा इन्होंने, इन्होंने पूछा 60% लैगिंग पावर फैक्टर का अर्थ क्या है। लैगिंग किस में होता है, ये सवाल तो मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन सवालों में तो आप अब परफेक्ट बन चुके हो, क्योंकि आप सभी ने थ्योरी अच्छी तरीके से पढ़ी है। ठीक है ना। लैगिंग पावर फैक्टर किस में होता है, हम सभी को पता है लैगिंग पावर फैक्टर इंडक्टिव में होता है। ये मत देखिए कि 60% है, 80% है, 20% है, या फिर 90% है, कितना भी ये देखने की जरूरत नहीं। आप ये देख लीजिए लैगिंग है, बिल्कुल है। लैगिंग तो केवल इंडक्टिव में होता है। अगर यहाँ पर लीडिंग का पूछा होता है, किसका, लीडिंग का पूछा होता तो आप कह सकते थे ये कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, और इंडक्टिव और कैपेसिटिव ये सी ऑप्शन कब हो सकता था, जब यहाँ पर केवल प्रतिशत की बात करी होती। इसने केवल ये कहता कि जो 60% पावर फैक्टर का अर्थ क्या है, 60% पावर फैक्टर का अर्थ क्या है, या तो वो फिर तो वो इंडक्टिव भी हो सकता था और कैपेसिटिव भी हो सकता था। कब, अगर वो लैगिंग या फिर लीडिंग की बात नहीं करता तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो सकता था। और अगर ये लैगिंग की जगह लीडिंग रख देता तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता। अब रजिस्टिव, रजिस्टिव को तो आप सभी को पता है यूनिटी पावर फैक्टर होता है। क्या होता है, यूनिटी पावर फैक्टर। ठीक है ना। एक सवाल से देखो हमने 4 सवाल समझ लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू इंक्रीज क्यू फैक्टर इज ऑफ अ कोयल द वायर शुड बी, किसी कुंडली का क्यू गुणक बढ़ाने के लिए तार क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं इसे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या कहता है, किसी कुंडली का, कोई कोयल है, उसका क्या है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए तार को क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा, लंबा करना पड़ेगा, मोटा करना पड़ेगा, या फिर लंबा व पतला करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए हम सभी ने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या, क्वालिटी फैक्टर 1/में आर,
अंडर रूट ऑफ एल बटे सी। क्वालिटी फैक्टर को एक और फॉर्मूला होता है क्या, ओमेगा नोट इंटू एल, एक मिनट, ओमेगा नोट इंटू एल बटा में आर। ये जो है दो फॉर्मूले होते हैं क्वालिटी फैक्टर के, ठीक है ना, एक बटा आर अंडर रूट ऑफ एल बटे सी या फिर ओमेगा नोट एल बटे आर। अब आप ये बताइए क्वालिटी फैक्टर और आर रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के अपोजिट में है आर, इसलिए जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो एक बटा आर होता है, एक बटा आर होता है। और आर का मान क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान होता है रो एल बटा ए, होता है कि नहीं होता है, ये हमने डीसी थ्योरी के अंदर पढ़ा था। आर का मान क्या होता है, रो एल बटा ए। अब यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर का मान क्या बन गया, एक बटा आर का मान रख दीजिए यहाँ पर रो एल, जो ये बटा ए है ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये बन जाएगा इधर ए। तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर का एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ से क्वालिटी फैक्टर बराबर ए बटा में रो बटे एल। अब हम यहाँ से क्या समझे, ये देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं, यहाँ से बन गया क्वालिटी फैक्टर का मान, क्वालिटी फैक्टर समानुपाती है एरिया के, ये देखिए क्वालिटी फैक्टर समानुपाती है एरिया के। यहाँ से हम क्या समझे, जो क्वालिटी फैक्टर का जो है एरिया के समानुपाती है। अगर हम क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाना चाहते हैं तो एरिया को भी बढ़ाना पड़ेगा तार के, ठीक है। ऐसे आपको ना कंपैरिजन करना आना चाहिए, क्यों, ये कब कर सकते हो आप, जब आपको सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद हैं और इनको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इन चीज़ों को ना रटा नहीं जा सकता। अगर वो कह देता आपको तार कैसा होना चाहिए, अगर घटाना है, क्वालिटी फैक्टर घटाना है, तो ये रटने से काम नहीं चलेगा, ये हमें आपको समझना पड़ेगा, समझने से काम चलेगा। और मैं आपको बड़े अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। बढ़ाने के लिए अगर क्वालिटी फैक्टर का मान बढ़ाना है तो एरिया को बढ़ा दो, अगर वो सवाल में पूछ लेता घटाना है क्वालिटी फैक्टर को घटा दो, एरिया को भी घटा दो, फिर इसका ऑप्शन बन जाता पतला। लेकिन अब बढ़ाना है तो क्या एरिया को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि लंबा करना पड़ेगा, नहीं, पतला करना पड़ेगा, नहीं, मोटा करना पड़ेगा, क्या, थिक करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर बढ़ाने के लिए हमें तार को भी मोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ आ गया होगा आपको। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतने ही करते हैं सवाल, ठीक है। एक जो आज क्लास आने वाली है, दूसरी क्लास आएगी आज, जिसमें मैं आप सभी को जितने भी फॉर्मूले हमने अभी तक पढ़े हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर, जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं उनको दोबारा से बताऊंगा एक क्लास में, ठीक है ना। उस क्लास में केवल फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, उसके साथ आपकी रिविजन भी हो जाएगी जो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और आज आपको क्या करना है, जो मैंने ये न्यूमेरिकल कराए हैं ना, क्या, जो मैंने आपको ये न्यूमेरिकल्स कराए हैं, इनकी आप सभी को दोबारा प्रैक्टिस करके देखनी है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करके देखनी है, एक बार दोबारा से वीडियो को देखना है और रोक कर इसमें वीडियो को आपको देखना है, अपने आप ही आपको खुद सवाल सोल्व करने हैं, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे आपकी क्या है प्रैक्टिस भी होगी और फॉर्मूले भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।